Hello student, in NEET series today we continue with the last chapter periodic properties. ठीक, तो लास्ट क्लास में तो हमने periodic properties में किस तरह से साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन थी, किस तरह से हेल्प हुई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने में, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या किस तरह का पीरियोडिक टेबल बनाया उसके बारे में करा था. ओके, तो अभी हम कर रहे हैं कि जब भी कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर होता है तो ऐसा थोड़ा है कि स्टार्टिंग में उसको नाम दे दिया जाता है. ठीक है, किसका ये नाम रखेंगे. उससे पहले जब तक उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती है, पहले क्या किया जाता है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ने एक रूल बनाया है कि जब तक उसकी पूरी इंफॉर्मेशन सब कुछ नहीं हो जाता तब तक आपने क्या नाम देना है उसको. ठीक है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स दी गई हैं. जैसे अगर उस एलिमेंट में जीरो टर्म आ रही है, जीरो का मतलब है उसके एटॉमिक नंबर में मान लो 120 है. ठीक है, तो 120 में जीरो आ रही है ना, तो जीरो के लिए क्या यूज करना है, जीरो के लिए यूज करना है नील. ठीक, वन के लिए यूज करना है बाय, टू के लिए यूज करना सॉरी जीरो के लिए नील करेंगे, वन के लिए अन, टू के लिए बाय, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए क्वाड, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेक्स, सेवन के लिए हेप्ट, एट के लिए ऑक्ट और नाइन के लिए हमारे पास आ जाएगा ई डबल एन, एन. ठीक है, अच्छा अब सिंबल क्या यूज करेंगे, तो नील के लिए सिंबल है एन, यहां पे लिख रही हूं मैं सिंबल. अन के लिए सिंबल है यू, बाय के लिए है बी, ट्राई के लिए टी आ गया हमारे पास, क्वाड के लिए क्यू, पेंट के लिए पी, हेक्स के लिए एच. अच्छा अब एक और क्वेश्चन आता है कि देखो हेक्स हेप्ट तो हम हर कहीं यूज करते हैं, हेक्स और हेप्ट करते हैं, सेप्ट नहीं करते. तो यहाँ पे ना याद रखने के लिए ये तरीका है कि अगर मैं इसको हेक्स लिख देती, अच्छा यहाँ पे मैंने हेप्टी लिखा है, सेप्ट करना है यहाँ पे. ठीक है, ये सेप्ट आएगा. और सेप्ट क्यों है, क्योंकि अगर आप हेक्स लिखते तो उसका सिंबल एच देना पड़ता, अब हेप्ट लिखते तब भी तो एच ही देना पड़ता. फिर कैसे डिफरेंशिएट करते, 160 है या 170 है या जो भी मतलब 7 नंबर है, तो उसके लिए सेप्ट लिखा गया. ठीक है, तो इसके लिए आ गया 7. ऑक्ट के लिए ओ आ जाएगा, इन के लिए ई. ठीक, अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि मान लो कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुआ 143, तो उसका नाम कैसे करेंगे, तो इन टर्म्स को यूज करेंगे. जैसे वन के लिए क्या यूज करेंगे अन, फोर के लिए क्या यूज करेंगे क्वाड, थ्री के लिए क्या यूज करेंगे ट्राई, और लास्ट में क्या लग जाएगा ईएम, अन क्वाड ट्रियम. क्लियर, तो ये बन जाएगा अन क्वाड ट्रियम. अच्छा अब इसके लिए सिंबल देना हो तो वन के लिए क्या सिंबल है अन, यू, और क्वाड के लिए क्यू और टी, तो इसका सिंबल क्या बन जाएगा यू क्यू टी. क्लियर, ओके. इसी तरह से एक और एलिमेंट के लिए करते हैं, सपोज इट्स 120, तो क्या आएगा, फटाफट से अपनी कॉपीज पे करो और फिर चेक करो कि सेम आया या नहीं आया. तो वन के लिए आएगा अन, टू के लिए आएगा बाय और जीरो के लिए नील, अन बाय नीलियम. ठीक, सिंबल यू बी एन, यू बी एन. जैसे हम सिंबल लिखते तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं ना, जैसे मान लो एंटी मनी लिखना है, एस बी है ना, एस कैपिटल बी स्मॉल. सेम यहाँ पे भी यही चीज कर रहे हैं कि हमने यू कैपिटल लिख दिया, फिर क्यू आ गया, फिर टी. फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे हमने क्या लिखे हैं स्मॉल लिखे हैं. क्लियर, ओके. तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, जो भी हमें एटॉमिक नंबर दिया है, ठीक है, उसके लिए अगर वो अननोन है तो उसके लिए सिंबल और उसका नेम क्या आएगा अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी. ठीक है, तो इस तरह से आएगा. क्लियर, ओके. अब नेक्स्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, हमने पीरियोडिक टेबल कर लिया, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अब है. अब हमारे पास नेक्स्ट है कि जब हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और हम किस तरह से उसको चेक करेंगे. ठीक है, तो इससे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स जो हम यूज करेंगे, ठीक है, उनको देखते हैं कि वो टर्म्स है क्या. तो जैसे फर्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे किससे डिनोट किया जाता है, जेड इफेक्टिव से डिनोट किया जाता है. ये जेड इफेक्टिव हमें बता क्या रहा है, तो देखो ये अगर न्यूक्लियस है और अगर मैं यहाँ पे ये शेल्स बना रही हूँ, ठीक,
ये फर्स्ट शेल है, मैं पूरा सर्कल नहीं कर रही हूं, तो ऐसे मैं सोचना ये कैसा बना दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन होगा, फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फर्स्ट वाले शेल में आते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 8 हो जाते हैं, ओके। लास्ट वाले थर्ड वाले में मान लो अभी हमारे पास 2 ही आए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे ये देखना है कि न्यूक्लियस कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पा रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बात ये आती है कि क्यों जरूरत पड़ रही है हमें ये चेक करने के लिए कि लास्ट वाले पे कितनी फोर्स लग रही है। वो इसलिए क्योंकि जो अंदर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल्शन देंगे, ठीक है। अब रिपल्शन देंगे तो Z इफेक्टिव ने यहां पे फोर्स लगानी थी, बट जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की फोर्स को वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीच में देखो, अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और बीच में अलग अलग शेल्स हैं, हर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या काम कर रहे हैं, वो एक दीवार का काम कर रहे हैं, ठीक है। दीवार का काम कैसे कर रहे हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ दीवार है तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसी दीवार तक मैक्सिमम होगी, उसके बाद क्या करती जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि जितनी बेटर ये दीवार होगी उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम होती जाएगी। और जो कितनी डिक्रीज हुई वो हमें कैसे पता चलेगा, उसे ही हम बोल रहे Z इफेक्टिव, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो ही है कि शील्ड, ये जो दीवार का काम था, ये जो शील्डिंग करी है, इसके बाद कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है उसे बोला जाता है शील्डिंग, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है उसे बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर, तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। अच्छा देखो, ऐसा होता कि बहुत ज्यादा फोर्स से खींचता तो बिल्कुल पास आ जाता न्यूक्लियस के, तो तब भी तो दिक्कत थी, ठीक है। तो कितनी फोर्स लग रही है जो मेंटेन करके रख रही है, ना तो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर जाने दे रही है ना तो बहुत पास आने दे रही है, और बीच में ये जो इनर शेल्स हैं और इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो दीवार का काम कर रहे हैं उसे बोला जाता है शील्डिंग, ठीक है। तो यहां पे Z इफेक्टिव क्या हुआ, कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, क्योंकि देखो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कम ही हो रहा, क्यों, बीच में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते गए, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से हुआ क्या, शील्डिंग बढ़ती गई, जो दीवार वाला फंक्शन था वो हर एक शेल ने, जितने ज्यादा हम शेल बनाएंगे उतनी ही ज्यादा दीवारें खड़ी होगी, अगर दीवारें ज्यादा खड़ी है तो न्यूक्लियस अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू टोटल न्यूक्लियर चार्ज, जो Z है हमारे पास मतलब एटॉमिक नंबर, माइनस सिग्मा, जहां पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक। तो Z इफेक्टिव क्या है, कितना टोटल न्यूक्लियर चार्ज था जो लगना चाहिए था, माइनस कितना शील्डिंग की वजह से डिक्रीज कर गया। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगी तो मुझे जो मिलेगा वो क्या है, उस लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जिसके लिए आप चेक कर रहे हो उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। क्लियर, तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या बोल सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and last electron, ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसके बीच में है, न्यूक्लियस और लास्ट मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में है, ठीक है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। इफेक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप आउटर मोस्ट तक पहुंचोगे, जब तक आप आउटर मोस्ट तक पहुंचोगे फोर्स डिक्रीज, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करती गई, किसकी वजह से, स्क्रीनिंग की वजह से। तो जो नेट फोर्स बोल लो या चेंज इन फोर्स जो आनी चाहिए थी जो नहीं आ रही है, आनी कितनी चाहिए थी, पूरी Z के इक्वल, बट आ नहीं रही है, तो उसे क्या बोल दिया गया, Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लास्ट मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में बात कर रहे हैं हम,
और अगर इसके लिए बोलूं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, ठीक है, डिपेंड करता है अंदर कैसी दीवारें हैं। अगर देखो दीवारें अंदर अच्छी होंगी तो हमें क्या लग रहा है कि ये न्यूक्लियस अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो जब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर मान लो ये जो इनर वाले शेल्स हैं वो अच्छी दीवार का काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और यही जो वैल्यू आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, Z इफेक्टिव। क्लियर? तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूं, ग्रेटर इज द Z effective, more will be the force of attraction between nucleus and outermost electron. ठीक है, तो हमने क्या लिखा, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसमें फिर हम ये चीज जोड़ सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में आफ्टर शील्डिंग, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? ओके, अब जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट को डिनोट किया जाता है सिग्मा से। किससे डिनोट करेंगे हम? अच्छा, ये बता क्या रहा है, तो अभी हमने बोला कि जो अंदर वाले शेल्स हैं वो कितना बाहर वाले शेल्स के लिए न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हिंडर कर रहे हैं, उसे क्या बोला जाएगा, शील्डिंग बोला जाएगा। मतलब शील्ड कर रहे दीवार का, और उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, देखो ये दो टर्म्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि अगर ये क्लियर होंगी तो आगे का पार्ट इजीली कवर होता जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज हम बोले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये है कि एक्चुअल में जो न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए था किसके ऊपर, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन के लिए, वो चेंज कर गया। वो चेंज किस वजह से किया? क्योंकि अंदर वालों शेल ने क्या करी है, अंदर वाले शेल ने क्या किया, दीवार का काम किया। दीवार मतलब उन्होंने जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो हिंडर करती, और अगर वो हिंडर कर रहा है इसका मतलब जितनी फोर्स लास्ट इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियर चार्ज पहुंचना चाहिए था, फोर्स पहुंचनी चाहिए थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो नहीं पहुंच रही है। और इसे क्या बोला गया कि एक्चुअल कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आफ्टर शील्डिंग होने के बाद उस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, उसे क्या बोला जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसमें जो रोल प्ले किया वो किसने किया है, शील्डिंग ने किया है। जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतना ही न्यूक्लियस अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कम फोर्स शो करेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप दीवारें लगा दोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन तक उतनी ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंचेगी। तो अगर शील्डिंग की बात करी जाए तो शील्डिंग है क्या? तो शील्डिंग क्या है, जब हम बात कर रहे हैं कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं, ये आउटर मोस्ट तक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ठीक है, और ये जो इनर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इनर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है वो कितना हिंडर कर रहे हैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लास्ट वाले, किसके लिए, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, उसे बोला जाएगा शील्डिंग बोला जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, शील्डिंग बोलेंगे। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट है क्या। द इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल, क्या एक्ट कर रहा है वो, द इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर शेल शील्ड और स्क्रीन, मतलब वो दीवार का काम कर रहा है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है या स्क्रीन कर रहा है। ठीक है, इनर शेल, या तो ऐसे लिख लो, इनर शेल एक्ट एज अ शील्ड और स्क्रीन बिटवीन
the nucleus and outermost electron, between the nucleus and outermost electron, ठीक है, is called shielding effect. तो जितना बेटर, तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, बेटर द शील्डिंग, किसके शील्डिंग, इनर इलेक्ट्रॉन की, बेटर द शील्डिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, बेटर द शील्डिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. उससे होगा क्या, जितनी बेटर शील्डिंग उतनी ही लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and last electron, उतनी ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में हो जाएगी, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में. क्लियर. तो यहां से एक रिलेशन आता है हमारे पास, Z इज इक्वल्स टू, Z स्टार्क इज इक्वल्स टू, अच्छा वो हमने ऊपर लिख लिया, Z इफेक्टिव लिख देते हैं, स्टार्क भी लिख देते हैं. किसके इक्वल आ रहा है, Z माइनस सिग्मा. जितना ज्यादा सिग्मा की वैल्यू होगी, Z इफेक्टिव उतना ही कम होता जाएगा. क्लियर. ओके. और जितनी कम सिग्मा की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा क्या आता जाएगा, Z स्टार्क या Z इफेक्टिव आता जाएगा. ठीक है. तो दोनों टर्म्स क्लियर है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है और स्क्रीनिंग क्या है. क्लियर. ओके. तो अब करते हैं हम नेक्स्ट. अब इन्हीं का यूज करके हम बाकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जैसे सबसे पहले आती है हमारे पास जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, दैट इज एटॉमिक रेडियस. ठीक है, सबसे पहले क्या है, एटॉमिक रेडियस. अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इसे क्या समझ में आता है कि हम कोई भी एटम ले रहे हैं और उसकी रेडियस के लिए बात कर रहे हैं, बट क्या हम एक्यूरेटली किसी भी एटम की रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, हम किसी भी एटम के लिए उसकी एग्जैक्टली यही नहीं पता कर सकते. पहले तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, क्योंकि हम ये बोलते हैं ना कि हम एक बाउंड्री बना देते हैं कि यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, बट ये थोड़े ना है कि अगर प्रोबेबिलिटी यहां मैक्सिमम थी, ऐसे ये न्यूक्लियस है और इधर मैक्सिमम थी, ठीक है, उसको देख के हमने एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी, तो क्या एक हमारे पास एग्जैक्ट डाटा मिल रहा है हमें, यहां से नहीं मिल रहा है. जिसकी वजह से आप क्या करोगे, जब एटॉमिक रेडियस चेक करोगे तब भी तो आप प्रोबेबिलिटी के साथ ही देख रहे हो कि किसी का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एक बाउंड्री पक्का ड्रॉ करी होगी हमने और उसके अकॉर्डिंग उसकी रेडियस देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो वहां पे वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी. तो फिर हम चेक क्या कर रहे हैं, तो पहली चीज तो कि जो एटॉमिक रेडियस हम बोल रहे हैं कि हमें एटॉमिक रेडियस निकालनी है, तो वो जो हम एटॉमिक रेडियस चेक कर रहे हैं वो हम एक इफेक्टिव साइज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है, बॉन्ड बना लिया, अब उसके बीच की हम क्या कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस चेक कर ले, उसको हाफ कर दे तो हमें रेडियस मिल जाएगी. तो इसी तरह से अलग अलग जो आपके पास एटम्स हैं वो अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग भी करेंगे, उसी के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस आती है. जैसे सबसे पहले अगर बात करें एटॉमिक रेडियस की, ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस है क्या, तो हमने लिया बॉन्डेड एटम. ठीक है, एटॉमिक रेडियस हमारे पास इफेक्टिव साइज से लेके कैलकुलेट कर रहे हैं. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कोई बॉन्डेड एटम्स जो बॉन्ड बना चुके हैं उसमें चेक करने की कोशिश कर रहे हैं. अब किस तरह का बॉन्ड है उसी अकॉर्डिंग उसकी रेडियस आएगी. जैसे फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं कोवेलेंट रेडियस. क्लियर. अब कोवेलेंट के केस में हम क्या बोल रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बना कैसे होगा, तो पहली चीज है कि कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल किससे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपके पास बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से, और जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करके बनाते हैं. तो अगर ये एक एटम ए का है, मान लो ये कोई ए है ये बी है, ये सेम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि फिर जो बॉन्ड है वो कौन सा वाला बन रहा है. ठीक है, तो हमने एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया. अब जब बॉन्ड बना तो इन्होंने क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया. ठीक है, ओके, और ओवरलैप से जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट है. तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि इनके जो ये जो एटम्स है ना, इनके बिल्कुल सेंटर में क्या मिलेगा हमें, इनके बिल्कुल सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है. तो जब हमें कोवेलेंट रेडियस क्या करना है, कैलकुलेट करनी है, तो हम एक के न्यूक्लियस से
एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लो ये डिस्टेंस डी ए बी आ गया, तो जब मैंने इस डी ए बी बाय 2 को डी ए बी बाय 2 किया, मतलब हाफ कर लिया, तो मुझे क्या मिल जाएगी, रेडियस। अच्छा, अब ये रेडियस कौन सी है, रेडियस ए बी की है। ए बी जो भी आपने बॉन्डेड कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, तो उसके लिए ये आ गया आर ए बी, और इसमें बॉन्ड कोवेलेंट था, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये कोवेलेंट रेडियस है। क्लियर। तो अगर मुझे डेफिनेशन देनी हो तो क्या बोलेंगे, आपके पास जो कोवेलेंट रेडियस है क्या, इट इज द हाफ ऑफ द, किसका हाफ किया हमने, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सेंटर ऑफ वन एटम टू द सेंटर ऑफ अनदर एटम, जो क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे, उनके बीच का डिस्टेंस लिया और उसको क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। तो इट इज द हाफ ऑफ द किसका हाफ कर रहे हैं, डिस्टेंस, किसके डिस्टेंस के बीच, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू, या फिर ऐसे लिखते हैं सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। क्या लिखा है हमने, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, जो हमने सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई दो बॉन्डेड एटम के बीच में लिया। और बॉन्डेड एटम्स भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स ले लो, उसके एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, उसे क्या बोल दिया जाएगा, उसे बोला जाएगा, अगर मैं उसको हाफ कर दूं, ये जो डिस्टेंस इसे हाफ कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा रेडियाई, ठीक है, किसकी, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास H2 है, तो ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों ने बॉन्ड बनाया, ओवरलैपिंग करी, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर, जब उन्होंने बॉन्ड बना लिया, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक के डिस्टेंस लिया, उसको हाफ कर दिया, वो मुझे में क्या मिल गई है, कोवेलेंट रेडियस। क्लियर। ओके, अब जो नेक्स्ट टाइप आती है, ये है हमारे पास कोवेलेंट। नेक्स्ट है वैंडरवॉल। वैंडरवॉल रेडियस कब आती है, जब आपके पास मॉलिक्यूल में वैंडरवॉल फोर्सेस हों, ठीक है। अब ये कैसे होंगी, तो अभी हमने H2 का मॉलिक्यूल लिया ना, मान लो H2 की ही बात करते हैं अगर, तो H2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करेगा, जब बहुत से H2 होंगे, वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैस में। अब गैस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब H2 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 बहुत सारे हैं, उनके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उनके बीच में है वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। अब जब हमने उन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या किया है, मेजर किया, उससे रेडियाई निकाली, उसे क्या बोला जाएगा, वैंडरवॉल रेडियस। क्लियर हो गया, मतलब कोवेलेंट था, लेकिन जब तुम उसके मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, तो उसमें कुछ फोर्सेस आएंगी, वैंडरवॉल फोर्सेस, और जब तुम उनको कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो वैंडरवॉल रेडियाई बन जाएगी। क्लियर। ओके, तो अब हम ये चेक कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये एक H2 है और ये सेकेंड H2 है। क्लियर। जब हमारे पास दो H2 हैं, तो हमने क्या किया, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक गए। अब मान लो ये वाला मेरे पास A है और ये मेरे पास B है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, DAB। जब मैं इसको हाफ करूंगी, तो ये कौन सी रेडियस बनेगी, अगर मैं इसको हाफ करती यहां से लेकर यहां तक को, तो बनती कोवेलेंट रेडियस, बट मैं अब कोवेलेंट नहीं ले रही हूं, मैं तो मॉलिक्यूल के बीच में चेक कर रही हूं। तो ये जो DAB/2 आया, अब ये मेरे पास आ गया R वैंडरवॉल रेडियस, वैंडरवॉल रेडियस। अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या होगी, इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब बात आती है किसके बीच में चेक कर रहे हो उसे, इट इज अ हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, किसके बीच में, बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स, बिटवीन टू एडजेसेंट
टू एडजेसेंट एटम्स। तो ये एटम्स किसके थे? ये थे बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच वाले, ठीक है। तो क्या बोलोगे इसे? एडजेसेंट एटम्स इन टू नियरेस्ट एटम्स या टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। अच्छा, नेबरिंग एटम्स भी हम किसके लेके चल रहे हैं? तो नेबरिंग एटम्स किसके हैं? ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या है? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम इन टू नियर इन, जो दो एडजेसेंट एटम है किसके बीच में? टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। किसके एटम्स के बीच में? वो है मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में, ठीक है। अगर पार्ट्स पे देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जो आप यहां बोल रहे हो वही चीज यहां पे लिख रहे हो कि ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिया, उसको हाफ कर दिया। किसका हाफ किया? जो दो एडजेसेंट नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स थे, किसके थे? मॉलिक्यूल्स के थे। उन्हें क्या बोला जाएगा? वैन डर वाल रेडियस। एक और चीज याद रखनी है, ये जो हम पूरी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं ये एक्सरे से कर रहे हैं, और एक्सरे से वैल्यूज कैलकुलेट करी गई हैं, और एक्सरे में लिया जाता है सॉलिड। तो जब आप H2 बोल रहे हो, ये आपके पास पहले गैसियस मॉलिक्यूल था, ठीक है। उसको क्या किया? सॉलिडिफाई करेंगे फिर जाके। तो अगर H2 ना तो कुछ और लिख सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है। बट ये याद रखना है कि हम सॉलिड स्टेट में मेजर करेंगे, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, सॉलिडिफाई सॉलिड स्टेट में करेंगे और फिर देखेंगे कि उसका डिस्टेंस कितना बन रहा है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है मेटालिक रेडियस। अब देखो, इतनी रेडियस, दो तो हमने रेडियस पढ़ ली, अब इससे थोड़ा तो आइडिया लग गया है कि ये रेडियस कौन, जैसे नाम आ रहा है उसी टाइप की या तो फोर्सेस है उसके अंदर, तब हम उसको उसके अकॉर्डिंग नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब जब मेटालिक की बात करें तो पक्का ये किसके लिए आ रही हैं? ये आ रही हैं मेटल्स के लिए, ठीक है। मेटालिक रेडियस किसके लिए आ रही है? मेटल्स के लिए आ रही है। तो जब भी हम दो नियरेस्ट मेटल्स के बीच में डिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है, जब भी हम दो नियरेस्ट मेटल्स, जैसे मान लो मैंने एक ब्लॉक ले लिया, मान लो ये ब्लॉक ले लिया, इसमें बहुत से आयरन के एटम्स है, बहुत सारे आयरन के एटम हैं। अब जब हम इन एटम्स के बीच में क्या करेंगे? इन आयरन के एटम्स के बीच में किसी भी दो एटम्स को जो इमीडिएटली एक दूसरे के नेबर हैं, उनके बीच में एक सेंटर से लेके दूसरे सेंटर तक का डिस्टेंस ले ले और उसको हाफ कर दे, तो क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा मेटालिक रेडियस। अच्छा, यहां पे ये ध्यान देना, ओवरलैप नहीं करेंगे मेटालिक में ना। चलो मैं और ही ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास करेक्ट नहीं है। जब हम मेटालिक की बात कर रहे हैं तो मेटालिक कुछ ऐसा बनेगा, मतलब वो टच कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ओवरलैप करेगा तो वैन डर वाल ही नहीं बन जाएगा, फिर दोनों में डिफरेंस ही क्या हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास एटम्स हैं किसी भी मेटल के, और जब हमने यहां से एक के सेंटर से लेके दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस लिया, इसको सपोज कर लो A, ये B है, और जब हम इसको हाफ करेंगे क्योंकि ये मेटल्स हैं तो इसके लिए बन जाएगी रेडियस, उसे बोला जाएगा मेटालिक रेडियस। क्लियर? तो अभी तक जितनी भी रेडियस बनी, एक ही चीज तो कॉमन आ रही है, टोटल डिस्टेंस ले लो, सेंटर से दूसरे के सेंटर तक हाफ कर दो, मिल जाएगी रेडियस, ठीक है। अगर वो आप ले रहे हो कोवेलेंट रेडियस, तो आपको लेने हैं ऐसे एटम्स जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। पहले तो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाओ, फिर एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस देखा, उसको हाफ कर लिया। क्लियर? सेकेंड थिंग, वैन डर वाल में हम क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल होना चाहिए। आपने कोई भी ले लिया मॉलिक्यूल, और हम ये चेक सॉलिड स्टेट में कर रहे हैं, वो तो अब क्लियर हो गया। अब एक के एटम से जो नियरेस्ट पड़ रहे हैं दोनों के एटम्स, उनका एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसको हाफ करेंगे, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा हमारे पास वैन डर वाल रेडियस। जब ये सेम चीज हम मेटल्स के लिए करेंगे, मेटल्स हैं, आप ब्लॉक ले लो, कुछ भी ले लो मेटल्स का, तो एटम्स पैक होंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से अरेंज। अब नियरेस्ट नेबर वाले कोई भी दो एटम्स ले लो, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का क्या ले लिया हमने डिस्टेंस, और उसको कर दिया हाफ। हाफ करने से हमारे पास क्या आ गई? मेटालिक रेडियस। इन सब में अगर मुझे ये बताना हो कि सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, तो खुद सोचो, अभी तक सबसे बड़ी किस में आई है? अगर हम चेक करें अभी तक सबसे बड़ी रेडियस वैन डर वाल में, यस करेक्ट है, वैन डर वाल की रेडियस सबसे बड़ी आएगी। क्लियर? ओके। उससे कम आ जाएगी मेटालिक,
ठीक है, क्योंकि मेटालिक में ओवरलैपिंग नहीं हो रही बट नियर बाय तो है, वैंडरवॉल में तो थे ही दूर दूर, और जब आप पहुंचते हो कोवलेंट तो वो सबसे कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि वो बन ही ओवरलैपिंग से रही है। क्लियर? तो तीनों रेडियस में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेडियस किसकी आएगी? वैंडरवॉल रेडियस। क्लियर यहां तक? ओके। अच्छा, अब हमने ये रेडियस के लिए कर लिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब हम ग्रुप्स और पीरियड की बात कर रहे हैं तो देखो पूरे के पूरे इन लेक्चर्स में जब हम ग्रुप और पीरियड की बात करेंगे तो हम कुछ ऐसे करेंगे। टॉप टू बॉटम का मतलब है हम ग्रुप में बात कर रहे हैं। जब मैं बोलूंगी टॉप टू बॉटम मतलब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप की। और जब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट के लिए तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पीरियड्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। टॉप टू बॉटम के लिए ग्रुप और लेफ्ट टू राइट के लिए पीरियड। क्लियर? ओके। अब आते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा। ये जा रहे हैं हम टॉप टू बॉटम, ठीक, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, ठीक। अच्छा, उससे पहले एक और टर्म कर लेते हैं, आयनिक रेडियस क्या है। तो अभी तक तो तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने मेटालिक में मेटल की बात करी, कोवलेंट में कोवलेंट मॉलिक्यूल की बात करी, मतलब मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड की बात करी, और मॉलिक्यूलर वाली में वैंडरवॉल में मॉलिक्यूल की बात करी। सेम जब आयनिक की बात कर रहे हो तो आप आयंस की बात कर रहे हो कि जब कोई आयन बना उसकी रेडियस जब आप देखोगे सेंटर से लेके उसके लास्ट जो भी आपके पास आयंस बना, ठीक है, उसके लिए जब चेक किया जाएगा, ठीक, उसे बोला जाएगा आयोनिक रेडियस। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है और लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है। अब पीरियड के लिए अभी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए हम एग्जैक्टली बात क्या कर रहे हैं। मान लो मैंने ले लिया बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और नीचे की तरफ को ले लेती हूँ मैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। रेडियम तो हमारे पास रेडियो एक्टिव है। यहां तक क्लियर है हम कैसे बात करें? ओके। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूं पीरियोडिक टेबल में, मतलब मैंने गई बेरिलियम से फ्लोरीन तक, तो साइज बढ़ेगा या कम होगा? तो हमेशा याद रखो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है। और कारण क्या है डिक्रीज होने का? तो लेफ्ट टू राइट पहले तो मैं लिख लेती हूँ साइज डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करेगा? तो देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कार्बन लो जरा, ये न्यूक्लियस है अगर इसका, ये इसका 2s और ये इसका 2p, इसके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा 2s bc में आएगा तो मैं 2 और बना देती हूँ, 2s और 2p, ठीक है। वैसे तो p कैसा होता है? डंबल शेप का होता है, उसमें होगा ना। चलो अभी के लिए ऐसे बना लेते हैं। ये मैंने बना दिया कार्बन के लिए। अब जैसे फ्लोरीन तक पहुंचे, ये है मेरे पास ओके। अब देखने पे क्या बनाया मैंने? इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, ठीक है। ओके, ऐसा हो क्यों रहा है? तो यहां पे भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में पहुंचते पहुंचते ये हो चुके हैं 7। क्लियर? अब जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं शेल सेम रह रहा है, 2s 2p था, इधर भी 2s, मतलब सेकेंड शेल रहा हमारे पास। दोनों के केसेस में शेल सेम है, लेकिन क्या चीज है जो चेंज हो रही है जिसकी वजह से क्या हो गया? इफेक्टिव जिसकी वजह से आपका साइज डिक्रीज हो गया। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जो न्यूक्लियस है पहले इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा था, अभी भी सेंटर में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ओके, यहाँ पे भी सेंटर वाले 2 ही, मतलब जो शेडिंग करने वाले हैं वो अंदर 2 ही बैठे हुए हैं, जो बाहर वाले हैं वो यहाँ पे अब हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, इससे हम रफली क्या आइडिया ले सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैंने सामने की तरफ को कोई मैंने बड़ा सा हैवी बॉक्स अपनी तरफ को खींचना है और उसमें मैंने लगाई है 4 रोप लगा लेते हैं ना, मतलब खींचने के लिए, ठीक है, और इसमें मैंने 7 लगाई है। किस केस में ज़्यादा जल्दी वो मेरी तरफ को आ जाएगा? ठीक है, मतलब एक बार मैं 4 से खींच रही हूँ, एक बार मैं 7 से खींच रही हूँ, ठीक। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है और यहाँ से पहले तो एक चीज़ फिट करनी है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं साइज छोटा होता जा रहा है, ठीक है। छोटा होने की वजह क्या है? क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट गए तो Z इफेक्टिव क्या करता गया? ठीक है, साइज डिक्रीज किया और Z इफेक्टिव बढ़ता गया। क्लियर? मतलब एक बाहर शेल रखा है और उसको अगर पहले 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब वो 4 रोप से अपनी तरफ को खींच रहा है,
और जब फ्लोरीन तक पहुंचा तो वो सेंटर में तो वही है जो पहले था, ठीक है। और जब वो अब 3 रस्सियों से सामने वाले को खींच रहा है 7 से, ठीक है, फोर्स क्या होगी हमारे पास, बढ़ गई ना। तो Z इफेक्टिव क्या करता जाता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वो इंक्रीज कर रहा है। देखो Z सेम रह रहा है, Z सबके लिए अपना अपनी वैल्यू अलग होती है, वो किसी भी तरफ को चले जाओ Z अलग अलग रहेगा, लेकिन Z इफेक्टिव किसके ऊपर डिपेंड करता है, Z माइनस सिग्मा पे। जिस तरह से सिग्मा कम या ज्यादा होगा उसी तरह से Z इफेक्टिव पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर Z तो इंक्रीज कर ही रहा है, ठीक है। इसका था आपके पास 6 नंबर, सॉरी इसका आ जाएगा 6 और इसका आ जाएगा 9, क्लियर। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट गए क्या कर रहा है हमारे पास, Z भी इंक्रीज कर रहा है, Z इंक्रीज कर रहा है तो Z इफेक्टिव भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीजेस बिकॉज Z इफेक्टिव क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, क्लियर, ओके। अब टॉप टू बॉटम के लिए आए, जब हम ग्रुप में बात कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम जाते टाइम क्या होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो 2s2 है, मैं अब सिर्फ आउटर मोस्ट लिख रही हूँ, ये 3s2 है, ये 4s2 है, ये 5s2 है, 6s2 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे जैसे शेल इंक्रीज करेगा, शेल इंक्रीजेस। अब खुद सोचो, अगर पहले मेरे पास शील्डिंग के लिए एक ही शेल था, ठीक है, और ये न्यूक्लियस अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अब शील्डिंग में 4-5 आ गए, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाते हैं उतना ही द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। और जितना डिक्रीज करता जाएगा मतलब उसको इनवर्ड पुल नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ पे है, साइज क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। जब उसके ऊपर Z इफेक्टिव ज्यादा लगेगा तो वो अंदर की तरफ को खींचेगा, साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्लियर हुआ, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है, क्लियर। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से जो साइज है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर, ओके। सॉरी उल्टा बोल दिया, जैसे जैसे शेल इंक्रीज करेंगे साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट टू राइट पे जाने पे क्या हो जाएगा, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज, ओके। तो अब मान लो मुझे ऑर्डर में दे दिया कि इसका ऑर्डर बनाओ जरा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों को अरेंज करना है एटॉमिक, ठीक है। इसकी रेडियस का हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, तो सबसे छोटा किसका होगा, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन। अच्छा अभी तुमने एक चीज नोट करी, मैंने यहाँ पे ना सिर्फ फ्लोरीन तक लिखा है, मैंने उसके आगे तो लिखा नहीं, उसके आगे भी तो नोबल गैसेस आती हैं। तो देखो जब हम लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं ना, हम फ्लोरीन तक बोल रहे हैं। नोबल गैसेस का साइज क्या होता है, जनरली थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। नोबल गैसेस का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, और इंक्रीज करने का कारण है कि ये तो बॉन्ड बनाती नहीं है, जब बॉन्ड नहीं बनाती तो ना तो इसमें कोवेलेंट आएगी, ठीक है, मेटल तो है ही नहीं कि मेटालिक आए, तो इसमें बचती कौन सी है, वैंडर वॉल फोर्सेस। ओके तो थोड़ी देर पहले हमने किया था कि वैंडर वॉल जो है वो मॉलिक्यूल के बीच में लग रही है ना, ठीक है। बट जो आपके पास नोबल गैस है, जब गैस आपस में अरेंज है तो बीच में कोई तो फोर्स होगी। अब वो बॉन्डेड नहीं है वो अलग बात है, पर बिना बॉन्ड के भी तो अरेंज करेंगी ना अपने आप को, तो जो अरेंज करती हैं उनमें जो फोर्सेज आती हैं वो है वैंडर वॉल फोर्सेज, ठीक है। अब वैंडर वॉल फोर्सेज हैं तो हमें पता है वैंडर वॉल तो सबसे ज्यादा हो जाती है साइज में, ठीक है। इसीलिए नोबल गैसेस का साइज छोटा होने की बजाय क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, ठीक है। और वैंडर वॉल का क्या फोर्सेस का क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल के बीच में भी आती है, एलिमेंट्स के बीच में भी वैंडर वॉल फोर्सेस, जैसे H2 था ना हमारे पास, है तो वैसे वो भी बॉन्डेड ही, ठीक है, बट वो एलिमेंटल फॉर्म में है, और जब आप अमोनिया लोगे या कुछ और लोगे वो कंपाउंड की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वैंडर वॉल फोर्सेस जो हैं वो एलिमेंट्स जो अरेंज है मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसमें भी हो सकती है, या फिर आपके पास जैसे नियॉन है, गैस है, कैसे अरेंज है आपस में, तो एलिमेंटल फॉर्म तो नियॉन की नियॉन ही है, उसके अंदर जो भी फोर्सेस होंगी वो भी कौन सी होंगी, वैंडर वॉल, क्लियर, ओके। अब इसमें एक और चीज आती है कि जब हम बात करें केटायन और एनायन की, ठीक है, जैसे मैंने Na ले लिया और Na पॉजिटिव ले लिया, तो इनमें किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा। तो जब हम Na और Na पॉजिटिव की बात करते हैं, मतलब सेम एटम है आपके पास, एक एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, एक आयोनिक फॉर्म मतलब आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है,
उस केस में क्या होता है, जैसे सोडियम को अगर तुम इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिखो तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास, और 12 इसके पास प्रोटॉन आएंगे। कहां से पता चला हमें, इसका एटॉमिक नंबर 23 है। एटॉमिक नंबर से Z माइनस कर दो, वो हमें क्या दे देता है, न्यूट्रॉन देता है। यस, तो न्यूट्रॉन नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, किस चीज की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की, वो तो बराबर ही आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो 11 है और ये भी मेरे पास 11 आ गए, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही क्या है, प्रोटॉन्स हैं। ओके, Na पॉजिटिव के लिए बात करें हम तो यहाँ पे ये है 11 इलेक्ट्रॉन और ये मेरे पास कितना पहुंच गया अब, 11 प्रोटॉन और ये पहुंच गए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब खुद सोचो, अगर 10 प्रोटॉन को पहले 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, या फिर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं अपनी तरफ को, 11 को खींच रहे थे और 11 10 को खींच रहे हैं, कहां पे फोर्स ज्यादा लग रही है, और ये है मेरे पास प्रोटॉन और ये है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब जो न्यूक्लियस से बाहर है, तो कहां पे फोर्स ज्यादा लगेगी, जब 11 को खींच रहे थे या जब 11 10 को खींचेंगे। तो ऑब्वियसली जब 11 10 को खींचेंगे तो वो ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ को खींच पाएंगे ना, और जब अपनी तरफ को ज्यादा फोर्स से खींचेंगे तो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज। तो हमेशा केटायन का साइज उसके पेरेंट से क्या होगा, केटायन का साइज अपने पेरेंट से स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही रहे, इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जो फोर्स थी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब वो लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से साइज क्या करता जाएगा, साइज डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर, ओके। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पे, अगर मेरे पास एनायन है और उसका पेरेंट एटम है, जैसे Cl और Cl नेगेटिव, Cl और Cl नेगेटिव। अब Cl में हमारे पास क्या है, इसमें देखें तो 17 प्रोटॉन 17 ही इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन तो 17 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 18। अब जैसे प्रोटॉन पहले केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हुए, प्रोटॉन तो उतने ही थे, इसमें भी प्रोटॉन सेम है बट इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ठीक है, अब 17 को कितनों को खींचना पड़ रहा है, 18 को। तो क्या हुई, हर एक पे जो आउटर मोस्ट पे फोर्स लग रही थी वो अब और ज्यादा बढ़ गई। जितनी ज्यादा फोर्स बढ़ जाएगी उतना ही फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब न्यूक्लियस और एनायन की बात करोगे तो आउटर मोस्ट के लिए क्या होती जाएगी, आउटर मोस्ट के केस के लिए अगर एनायन है तो प्रोटॉन्स उतने रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गई, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या हुआ कि जो आपका साइज है वो क्या हो गया, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं रही उतनी ज्यादा, तो क्या होगा, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। तो अगर पेरेंट और उसके एनायन में चेक करना हो तो किसका ज्यादा आएगा, पेरेंट और एनायन में चेक करना हो तो हमेशा एनायन का ज्यादा आएगा। क्लियर हुआ क्यों हुआ ये, ठीक है, क्योंकि पेरेंट के पास सेम प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, तो पहले की रेशो अगर देखो तो 1:1 रेशो में खींच रहे थे, अब उससे ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो हम इसको वैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो से भी देख सकते हैं, जितनी ज्यादा रेशो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की रेशो चेक करें, उस रेशो का चेंज देख लो। ठीक है, अगर इसमें देखिए तो 1:1 आएगा, और इसमें चेक करें तो पॉइंट समथिंग पहुंच गया। ठीक है, डिक्रीज कर गया ना, अगर रेशो डिक्रीज कर रही है तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इनवर्स रिलेशन है। ठीक, ओके, तो यहां तक कंप्लीट हो गया हमारे पास एटॉमिक रेडियस, कैसे लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज या डिक्रीज करती है, कैसे टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज या डिक्रीज करती है, क्या फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज कर रहा है और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर, ओके। अब करेंगे नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, तो देखो हमने कोई एक्स एटम ले लिया, ये ले लिया हमने गैसियस फॉर्म में, अगर वो सॉलिड में होगा ना तब भी हम उसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस में करेंगे, सब्लिमेशन करके। अब जब गैसियस में पहुंचा तो हमने क्या किया, इसको एनर्जी दी,
वो एनर्जी इसलिए दी ताकि इसके आउटर मोस्ट से क्या निकल सके, इलेक्ट्रॉन निकल सके, और उतनी एनर्जी देनी है जितनी जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में उसके बराबर हो, ताकि वो इजिली इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, या उससे ज्यादा भी चलेगी बट उससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब भी हमने किसी गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ी उसे क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इट इज द amount of energy, it is the amount of energy required, it is the amount of energy required to an isolated या फिर to withdraw electron, to eject electron from isolated gaseous atom। ठीक है, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो देनी पड़ेगी, खुद से नहीं निकलेगा। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो हमें देनी पड़ेगी क्या करने के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी गैशियस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो जब मैंने किसी भी गैशियस एटम से उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकाला और जितनी इंथैल्पी मुझे देनी पड़े उसे बोलते हैं हम IE1। ठीक है, सेकेंड चीज हम बोल रहे एनर्जी देनी पड़ेगी, इट मींस ये पक्का पॉजिटिव होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अगर मैं इसी से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालती हूं, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही निकला था, अब इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 2 पॉजिटिव, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहां पे जो आयनाइजेशन इंथैल्पी आएगी उसे क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। ठीक है, ये भी क्या आएगी, मेरे पास पॉजिटिव आएगी। ठीक है, सेम एटम से गैशियस फॉर्म में मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालती हूं, तो उसके लिए जो इंथैल्पी देनी पड़ेगी उसे क्या बोला जाएगा, IE3। ये भी मेरे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ठीक, और अगर मुझे ये चेक करना हो कि IE1 2 3 किसकी कौन से वाली IE1 2 3 ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी, तो एक चीज हमेशा याद रखो कि जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला वैसे ही ये बन गया केटायन, और हमने बोला जब केटायन बनता है तो साइज डिक्रीज कर जाता है, इफेक्टिव चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट हो गया। तो हमेशा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वैसे वैसे आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या करती जाएगी, इंक्रीज। IE1 से बड़ी आएगी IE2, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, ये जो हम आयनाइजेशन इंथैल्पी बोल रहे हैं कि IE1 2 3 लोगे तो इंक्रीज करेगी, बट अगर मुझे ये पढ़ना हो कि लेफ्ट टू राइट अगर मैं पीरियोडिक टेबल में जा रही हूँ तो क्या होगा आयनाइजेशन इंथैल्पी, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या होगा। तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स करने पड़ेंगे जिन पे आयनाइजेशन इंथैल्पी डिपेंड करती है। ठीक है, सो सबसे पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन इंथैल्पी, सबसे पहला है साइज ऑफ द एटम। ठीक है, अब मुझे एक चीज खुद बताओ कि अगर मैं एक छोटे साइज का एटम ले लूं और एक बड़े साइज का ले लूं, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। ठीक है, तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, जहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उससे इजी है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कम लग रही हो, और वो कब लगती है, जब साइज क्या हो, बड़ा हो। तो जब भी आपके पास साइज क्या आएगा, ज्यादा आएगा, उससे उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा, तो उसके लिए जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या आएगी, कम आएगी। ओके, तो साइज के साथ अगर हम चेक करें, साइज ऑफ द एटम, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम। तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन इंथैल्पी। जैसे अगर हम लेते हैं कार्बन और सिलिकॉन, ठीक है, तो किसका साइज बड़ा है, एक कार्बन और सिलिकॉन में सिलिकॉन का साइज बड़ा है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी, आयनाइजेशन कार्बन की ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू सिलिकॉन। जब हमें कुछ नहीं बोल रहा है वो, तो हम आयनाइजेशन इंथैल्पी 1 देखेंगे, जब वो 2 3 खुद मेंशन करेगा तो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा, तो हमने क्या बोला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इसका मतलब जितना ज्यादा Z इफेक्टिव उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या बन जाएगा, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं शील्डिंग पे। शील्डिंग का मतलब है जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी, मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियस को कम, न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स लगाएगा, जितनी ज़्यादा शील्डिंग उतना ही न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उतना ही क्या होता जाएगा, उतनी ही उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती जाएगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोर द शील्डिंग lesser is the force of attraction, lesser is the force of attraction किसके बीच में? lesser is the force of attraction between nucleus and last electron, lesser is the force of attraction between the nucleus and the last electron, and hence lesser will be the ionization enthalpy. क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब है जो न्यूक्लियस के जितने पास में होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। क्लियर? तो पेनिट्रेशन में हमारे पास है एस, पी, डी और एफ। न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन सा है? एस, पी, डी, एफ। तो जो न्यूक्लियस के जितने पास, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होता जाएगा, मुश्किल। तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे ना हम एक स्पेशल केस कर लेते हैं। जब भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो, NS2 NP1, मैं सिर्फ 1 मेंशन कर रही हूँ ना, मैं NP2 बोल रही हूँ, 3 4 5 6 कुछ भी नहीं। अगर NS2 है और NS2P1 है तो होगा क्या, ड्यू टू पेनिट्रेशन NS2 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो NS2NP1 से ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? ओके। लास्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी जो हाफ फिल्ड हैं और फुली फिल्ड हैं, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, वो हमें पता है कि मोर स्टेबल होती हैं, जिसकी वजह से हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हुआ या डिफिकल्ट? तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में से टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। इसका मतलब वहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाएगी, बट इतनी भी इंक्रीज नहीं कर जाएगी कि सबसे जंप कर जाए। मतलब जो आपको पहला फैक्टर देखना वो तो आपको साइज, जेड इफेक्टिव यही देखने हैं। ठीक है? ओके। तो अगर हम यहां से ये चेक करें कि हम जा रहे हैं टॉप टू बॉटम और हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमें पता है साइज छोटा होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? ओके। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक? तो यहाँ पे देखो ये ट्रेंड तो नॉर्मली फॉलो होता ही है, कहीं कहीं एक्सेप्शन है, तो वो एक आता है हमारे पास बोरोन फैमिली के लिए। ठीक है? बोरोन यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, बोरोन फैमिली के लिए। बोरोन फैमिली के लिए एक्सेप्शन रेडियाई में भी है और आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी है। जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम नीचे की तरफ को जा रहा है ना, नीचे की तरफ को जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए थी, बट पहले तो मैं साइज की बात करती हूँ फिर तो मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बताती हूँ। साइज में होना क्या चाहिए था, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज करना चाहिए था, मतलब बोरोन से ज्यादा आना चाहिए था एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा आना चाहिए था गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। बट जो एक्चुअल ऑर्डर है वो ये है, बोरोन से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम हो गया, जबकि एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम होना चाहिए था। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो तुम्हारे पास गैलियम है वो कहां पे है, उसका नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 31, और 30 तक कंप्लीट होते हैं, डी ऑर्बिटल फिल कर जाता है। और अगर हम शील्डिंग की बात करें तो डी की पुअर शील्डिंग है। ड्यू टू पुअर शील्डिंग होगा क्या, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और हमने बोला जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज। तो इसी वजह से गैलियम और एल्यूमिनियम में गैलियम का साइज क्या हो गया, छोटा। एक एक्सेप्शन यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए बात करूं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए
बोरोन फैमिली का क्या ऑर्डर है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज कर रहा है तो रेगुलर ट्रेंड आना चाहिए, बट आती है इरेगुलरिटीज, और इरेगुलरिटीज भी इतनी है कि बोरोन के बाद सेकेंड नंबर पे थैलियम आता है, फिर आता है गैलियम, फिर आता है इंडियम, और फिर आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या ऑर्डर बन गया हमारे पास? बोरोन, थैलियम, गैलियम और इंडियम और एल्यूमिनियम। अच्छा, एक बार इसको हम चेक कर लेंगे यही बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी तो हमारे पास करेक्ट है, बोरोन, थैलियम, गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम। ये किसके लिए एक्सेप्शन आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है बोरोन फैमिली के लिए, वो भी किस में? आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। ओके, यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्सेप्शन क्या है हमारे पास? बोरोन, थैलियम, गैलियम और एल्यूमिनियम और इंडियम। ठीक है, इसके अलावा अब हम करते हैं पीरियड में। मेरे पास है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। नियोन तो नोबल गैस है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हमें पता ही है, सबसे आगे चली जाएगी। ठीक है, तो अगर साइज देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज कर रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करनी चाहिए। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने को मिलता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, इसकी है 2s2 2p1, इसकी है 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। तो सबसे ज़्यादा तो नियॉन की होगी, साइज भी छोटा, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सबसे ज़्यादा। नियॉन के बाद किसकी आएगी? तो नियॉन के बाद है हमारे पास फ्लोरीन। बट फ्लोरीन के बाद अगर ऑक्सीजन देखो 2p4 और ये है 2p3, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन किसके पास है? इसके पास। तो ये आ गया आगे और ऑक्सीजन चला गया पीछे। फिर आएगा कार्बन। अब आते हैं बेरिलियम और बोरोन में। ये बेरिलियम है, ये बोरोन है। इसमें हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2s2 2p1 बनेगी, यहाँ होती है पेनिट्रेशन, और पेनिट्रेशन की वजह से 2s2 बढ़ जाएगा, तो होना बोरोन को चाहिए था बट हो गया बेरिलियम। तो यहाँ पे दो जगह एक्सेप्शन आ रही है, एक तो यहाँ पे ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एक आ रही है बेरिलियम और बोरोन में, और बेरिलियम और बोरोन में किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि NS2 स्पेशल बताया था ना, NS2 और NS2 NP1 में ही हो रहा है, क्योंकि साइज भी तो आपके पास फैक्टर है जिसके बेसिस पे आयनाइजेशन देख रहे हो। तो ऐसे नहीं बोला कि 2s में है तो 2p2 भी है, 3 भी है, 4 भी, इससे भी 2s2 की तो ज्यादा होनी चाहिए। तो हमें साइज भी तो देखना है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। क्लियर? ओके। इसके बाद एक और चीज आती है, जब हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि हमें पूछा जाता है कि बताओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या दिया है? मान लो किसी अननोन ए कंपोनेंट की, ए एटम की IE1 दे दी। IE1 मान लो 240 किलो जूल पर मोल थी। फिर IE2 मैं रैंडम लिख रही हूँ, ठीक है, वैल्यूज, और फिर बन गई 1240 किलो जूल पर मोल, और IE3 जो है वो आ गई मेरे पास 4550। ठीक है, इसको मैं 940 कर देती हूँ। चलो, अब बताओ सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ दिख रहा है वैल्यू में? ये वाला। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सडन चेंज वहां पे होता है जहां पे शेल चेंज हो जाए, क्योंकि अब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो फर्स्ट वाली ज्यादा मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ वैल्यू आ गई, उससे ज्यादा सेकंड वाली है। ठीक है, बट सेकंड और थर्ड के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। तो पक्का यहाँ पे क्या चेंज किया है?
शेल चेंज हुआ है। शेल चेंज कब होगा? जब तुम्हारे पास सारे वैलेंस के इलेक्ट्रॉन निकल गए। इट मींस कि बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो यहां पे बैलेंस में इलेक्ट्रॉन होंगे 2। ठीक है, क्यों 2 होंगे? क्लियर हो गया ना? क्योंकि 2 के बाद ही बहुत ज्यादा शेल में चेंज आ रहा है। ठीक, ओके। तो अब हम करते हैं इसी के बेसिस पे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको Ar दे दिया, पोटाशियम दे दिया, कैल्शियम दे दिया, उसने बोला सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, इस तरह की स्पीशीज को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाए तो सेम, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव और उतना ही छोटा उसका साइज। ठीक है, फिर किसका साइज बड़ा होगा? उससे ज्यादा न्यूट्रल का साइज बड़ा होगा, और न्यूट्रल से ज्यादा जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होगा उसका ज्यादा आएगा। ठीक, इसका मतलब आर्गन के पास 18, पोटाशियम 19 था, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये भी 18। कैल्शियम 20 था, 2 इलेक्ट्रॉन कम करने, ये भी 18। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब अगर इन तीनों में बताना है किसका साइज बड़ा, तो देखो किसका आएगा, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज वाले हैं तो न्यूट्रल का बड़ा आएगा, मतलब आर्गन का बड़ा है। उससे कम किसका आएगा? जिसका पॉजिटिव कम है। ठीक है, तो उससे कम पोटाशियम का। और ये किसके लिए बोल रहे हैं हम? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। ठीक है, तो ये आंसर किसके साथ मैच कर रहा है? बी के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका? बी। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि इसमें मिलता है हमें एक्सेप्शन। एटॉमिक रेडियाई, अच्छा कहाँ पे चेंज होता है? तो कहाँ था? बोरोन, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम आना चाहिए था, बट एल्यूमिनियम नहीं आ पाता है क्योंकि पुअर शील्डिंग किसकी हो जाती है? डी की। और डी प्रेजेंट है गैलियम से पहले, मतलब डी पूरा फिल्ड है गैलियम के पास और उससे पहले डी ब्लॉक भरा जाता है। ठीक है, तो फिर चेंज कहाँ पे आया? ये यहां पे, यही आंसर बन रहा है। ओके, क्लियर है? ओके, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। अब उसके बाद हमें फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे ही देखना है। इनमें इन सब के लिए ऑर्डर करना है, ऑर्डर अरेंज करना है। तो ये भी हमारे पास पहले की तरह बनेगा। ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन की हो जाएगी क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ऑक्सीजन से कम आएगी हमारे पास कार्बन के लिए, कार्बन से कम आनी चाहिए थी बोरोन, बट पेनिट्रेशन की वजह से क्या हो जाएगी? कार्बन से कम बेरिलियम और सबसे कम चला गया बोरोन, मतलब बोरोन की बेरिलियम से भी कम होगी जबकि ज्यादा आनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये ऑर्डर किसके साथ मैच कर रहा है? फर्स्ट वाला। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है बेरिलियम और बोरोन के लिए, बोलता वो क्या होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हमें ये वैल्यूज याद रखनी है? ठीक है, क्योंकि अगर वैल्यूज याद रखोगे तभी आंसर दे पाओगे कि बेरिलियम की वैल्यू क्या होगी और बोरोन की क्या होगी। ठीक है, बट मैनुअली हम इतनी वैल्यूज तो याद नहीं रख पाएंगे। क्या हमारे पास कोई और तरीका है? चलो देखते हैं। हमने बोला बेरिलियम और बोरोन में पेनिट्रेशन की वजह से क्या होता है? बेरिलियम की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो कुछ भी वैल्यू दी हो, जो भी वैल्यू होगी उसमें बेरिलियम की ज्यादा होनी चाहिए और बोरोन की कम होनी चाहिए। कोई भी ऐसी ऑप्शन देखो, यहाँ पे तो बेरिलियम की क्या दी है? कम, बोरोन की ज्यादा, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें बेरिलियम और बोरोन दोनों बराबर दिया है, नहीं हो सकता। इसमें बेरिलियम और बोरोन फिर से इक्वल दे दिया, और इन दोनों केसेस में क्या किया है? बेरिलियम की ज्यादा दी है और बोरोन की कम दी है। तो वैल्यू बिना याद करे भी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब और बिना वैल्यूज के हम ये पता लगा सकते हैं किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और कम, किसके बेसिस पे? जो हमने ऑर्डर्स पढ़े, जो हमने फैक्टर्स पढ़े कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर? ओके, अब जो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चंस जिसके सही नहीं आया आंसर वो एक बार फिर से करेंगे। ठीक है, कि कौन सा कॉन्सेप्ट वो छोड़ रहे हैं, कहाँ वैल्यू चेक नहीं कर रहे हैं, या फिर कहाँ पे उनका ऑर्डर नहीं लग रहा अच्छे से। तो एक बार फिर से थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी को पढ़ने के बाद फिर से क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, ओके।